सादर प्रणाम। आज अपन तर्कशास्त्र के व्याख्यान में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर एक विशेष बात आपको बताते हैं कि तर्क, आपकी क्लास हो चुकी है तर्क से संबंधित। तर्क से क्या तात्पर्य है? तर्क हमारे जीवन में एक बहुत ही अमिट रिश्ता रखता है। तर्क के बगैर किसी भी इंसानी जीवन की कल्पना करना असंभव सा है। संसार में कई तरीके के प्राणी होते हैं और हर प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होता है। मनुष्य का गुण है बुद्धि, और बुद्धि के तहत विवेक यानी तर्कना क्षमता उसका विशेष, जो उसे मानव के होने पर नाज करवाता है तथा प्रगति कारक भी बनाता है। आज के युग में हमारी तर्क करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि तर्क आधुनिक युग की देन है, अपितु तर्क तो आदिम जनजाति जीवन से ही हमारे साथ चल रहा है। क्योंकि जब भी मानव को कोई आश्चर्य हुआ, उस आश्चर्य के पीछे उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न आया, क्यों और कैसे। इस क्यों और कैसे के साथ उसकी सोचने, समझने और बातों के कारण को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और इस जिज्ञासा के साथ और कारण जानने के साथ कार्य की कल्पना करना और कार्य कारण के संबंध को देखते हुए आगे की चीजों को निर्धारित करना तर्क की ही देन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि वर्तमान में तर्क करना सिर्फ बड़ों का काम ही नहीं रह गया है, बच्चे भी तर्क क्षमता में काफी आगे निकल चुके हैं। आज से यदि हम कुछ वर्ष पूर्व ही देखें तो यदि कोई छोटा बच्चा पूछता था कि पिताजी रेडियो में से ये आवाज कैसे आ रही है, तो पिता का सहज उत्तर होता था, अरे कोई व्यक्ति रेडियो के अंदर बैठा हुआ है जो बोल रहा है। बच्चा भी सोचता था कौतूहलवश, हाँ हो सकता है आदमी की आवाज आ रही है, कोई रेडियो के अंदर बैठकर बोल रहा है। किंतु आज आप बच्चों को नादान समझकर टाल नहीं सकते। यदि आज आपका बालक या कोई भी बच्चा आपसे ये प्रश्न करता है कि इस रेडियो में, ट्रांजिस्टर में आवाज कैसे आ रही है, तो आप यदि चाहें भी ये कहकर टालने की कोशिश करें कि कोई व्यक्ति बैठा है जो बोल रहा है, तो उसका तुरंत उत्तर होगा, लेकिन इतना बड़ा आदमी इस छोटे से रेडियो में कैसे आ सकता है। यानी यहाँ पर क्यों और कैसे, ये दो प्रश्न बच्चों के मस्तिष्क में भी उत्पन्न होने लगे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारी तर्क बुद्धि संतुष्ट होते होते तर्कना क्षमता का धीरे धीरे विकास होता जा रहा है और प्रगति कारक मनुष्य आधुनिक युग में पहुंच चुका है। यही कारण था कि जब कोई फल जमीन पर गिरा तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसके पीछे कारण है। इस ज्ञान की हमको प्राप्ति हुई। अब प्रश्न उठता है जो आज का आपका विषय है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, यानी आगमन और निगमन तर्कशास्त्र। सबसे पहले अपन इस बात को ये समझते हैं कि आगमन और निगमन, आप बेहतर हो एक पेन और एक रजिस्टर ले लीजिए, और जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आए या जो भी हम आपसे बता रहे हैं उनको पॉइंट वाइज आप नोट करते रहिए, तो एक चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा जिससे आपको लॉजिक को समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि ये विषय व्याख्यान के द्वारा समझाना थोड़ा कठिन है, इसके लिए प्रॉपर आपको बोर्ड और उसके जरिए ही मस्तिष्क में ये हमारे बैठ सकता था, किंतु कोशिश कीजिएगा, आप पेंसिल लेकर बैठिए, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आगमन और निगमन ये आपका विषय है। इसके अंतर्गत पहले अपन इसमें अंतर समझ लेते हैं, जिससे हमको आगे इसको समझने में आसानी हो। आगमन के अंतर्गत हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, यानी नोन टू अननोन। कुछ हमें पता होता है जिससे हम अज्ञात को जानते हैं। इसी प्रकार निगमन में क्या होता है, अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। हम निष्कर्ष के बारे में नहीं जानते हैं, परंतु हम उसके साथ हम ज्ञात की ओर जाते हैं। आगमन में कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। मूर्त से तात्पर्य है जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी तथ्य से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मूर्त से अमूर्त यानी आइडियाज की ओर हम जाते हैं। जबकि निगमन में हम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाते हैं, यानी अमूर्त से मूर्त की ओर ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ आगमन में बॉटम अप अप्रोच होती है, यानी हम बहुत ही निचले स्तर से प्रारंभ करके एक ऊपर की तरफ हम जाते हैं, जिसमें कि स्पेसिफिक टू जनरल यानी विशिष्ट बातों की जानकारी के साथ
हम एक सामान्यीकरण जानकारी को प्राप्त करते हैं, जबकि निगमन में क्या होता है, टॉप अप अप्रोच होती है। एक सामान्य बात के साथ हम उसपे धीरे धीरे विशिष्ट की ओर आते हैं। आगमन में क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल, यानी बहुत सारे उदाहरणों को हम देखते हैं, उसके बाद एक रूल बना देते हैं। जबकि डिडक्टिव में क्या करते हैं, एक ऑलरेडी रूल होता है जिसको देखकर हम एग्जाम्पल में उसको सेट करते हैं। ठीक, यहाँ पर आगमन में क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, यानी विशिष्ट से आप सामान्य की ओर जाते हैं, जबकि निगमन में हम सामान्य बातों को ध्यान में रखकर उसके बाद विशिष्ट का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही ऐसी बातें हैं, टेक्नोलॉजिकली टर्म्स हैं, जिनको एक बार अगर आप मस्तिष्क में धारण कर लेंगे तो लॉजिक की जो बाकी की चीजें उनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अभी हमने जाना कि तर्क की संपूर्ण प्रक्रिया को हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, पहला आगमन और दूसरा निगमन। अब आगमन तर्क आपने अंतर समझ लिया आगमन और निगमन का, अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। विशेष से सामान्य की ओर जब हम आगमन में जाते हैं, जैसे राम मरणशील है, मोहन भी मरणशील है और सोहन भी मरणशील है। आ बा सा यानी राम, मोहन और सोहन मरणशील हैं और यह तीनों मनुष्य हैं, अतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। यानी यहाँ हमने एक विशिष्ट ज्ञान जो हमें ऑलरेडी पता है, उसके विषय में हम भिज्ञ हैं, उसके आधार पर हम एक जनरलाइज ज्ञान को प्राप्त करते हैं, एक सामान्यीकरण सिद्धांत को, निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष को निकालने की ये पद्धति आगमन है। वैसे तो ये दोनों ही पद्धति अरस्तु ने दी थी, किंतु आगमन पद्धति को बेकन ने काफी आगे इसको विकास किया था। इसी प्रकार जब एक ही जाति के विभिन्न जीव यानी विभिन्न प्रकार की घटनाओं के विषय में जब हम अलग अलग खोज करके एक सामान्य सिद्धांत निकालते हैं, तो उसको हम आगमन प्रक्रिया के अंतर्गत ही निकालते हैं। अब आगमन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, सबसे प्रमुख प्रश्न है कि कैसे हम ये बात जाने कि इसके बाद ये विशिष्ट नियम हमें पता है, इसका सामान्य नियम यही होगा। इसके पीछे दो आधारभूत मापदंड कार्य करते हैं। पहला कारण कार्य नियम यानी कार्य कारण नियम, लॉ ऑफ कॉजेशन, यानी प्रत्येक कार्य, जो भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि अकारण हो। जो आज कार्य है वो कारण किसी चीज का रहा होगा भूत में, और भविष्य में भी वह कारण बनेगा। यानी सभी प्रकार के तथ्य, तत्व, विचार, परिस्थितियां, कार्य अकारण नहीं होते हैं, उनके पीछे एक कारण होता है। जैसे हम देखते हैं कि अग्नि में ज्वलनशीलता है, मनुष्य, चूंकि वह मनुष्य है तो उसमें मरणशीलता यानी वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। कारण क्या है, जन्म होना, कार्य क्या होगा, मृत्यु होगी। यानी कार्य कारण संबंध सदैव किसी भी अनुमान में रहता है। यानी जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो या तो आगमन विधि से करते हैं या निगमन विधि से करते हैं, जिसमें अपन अभी आएंगे, तो उसमें सदैव कार्य कारण नियम ही संपादित होता है। अब कार्य कारण नियम संपादित के साथ दूसरा मापदंड क्या होता है, दूसरा मापदंड है प्रकृति की समरूपता का नियम, यानी लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन नेचर। प्रकृति की समरूपता यह बताती है कि समान परिस्थितियों में प्रकृति का व्यवहार भी समान ही होता है। एक ही प्रकार की यदि परिस्थितियां हैं और एक खास कारण से एक कार्य को उत्पन्न करने की उसमें क्षमता होती है, यानी समान परिस्थितियों में, समान स्थितियों में कार्य कारण नियम पालन होता है। इसमें प्रकृति की समरूपता का नियम भी समाहित है। प्रकृति का समरूपता का जो नियम है, यह भी एक कार्य कारण नियम को सामान्य रूप देता है, जिसमें मनुष्य का जो देश काल की सीमाएं होती हैं, हर मनुष्य की एक सीमा होती है, स्पेस एंड टाइम, उसका एक सीमा निर्धारित की जाती है। वह प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना को ना तो देख सकता है, क्योंकि हमारा भी एक निश्चित दूरी तक ही हम देख सकते हैं। अगर हम मस्तिष्क से देखें तो भी हम एक निश्चित दूरी तक ही अनुमान लगा सकते हैं। उसके आगे हमारा जाना या उसके आगे हमारा विचार करना संभव नहीं है। परंतु
किस आधार पर हम कार्य कारण नियम को अपनाते हैं? क्योंकि हम अनुभव से देखते आ रहे हैं, विशिष्ट तथ्यों को देखकर हम ये देखते आ रहे हैं कि इस कार्य को करने से ऐसा होता है, इस कार्य को करने से ऐसा होता, अतः इस कार्य का परिणाम यही होगा। इस प्रकार विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए हम एक सामान्य सिद्धांत की कल्पना करते हैं और प्रकृति में होने वाली घटना के विषय में पूर्वानुमान लगा लेते हैं और एक सामान्य सिद्धांत की परिकल्पना अपने मस्तिष्क में कर लेते हैं। जैसे, क्या यह संभव है कि हम प्रत्येक मनुष्य को जाने कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, या जो आज जन्म लिया है कल वो मृत्यु को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? क्या ये देखने के लिए हम जीवित होंगे? तो प्रश्न उठता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य मरणशील है? इसका उत्तर यह है कि कार्य कारण नियम और प्रकृति की समरूपता, दो बातें आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आधारभूत तथ्य हैं कि कार्य कारण नियम और प्रकृति की समरूपता इस अनुमानात्मक ज्ञान को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। अब आता है निगमन तर्क। निगमन तर्क क्या है? इसमें हम एक सामान्य सिद्धांत जो हम जानते हैं उससे हम विशेष निष्कर्ष की ओर जाते हैं। अभी अपन उदाहरण एक ही रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण है कि सभी मनुष्य मरणशील है। सुकरात मनुष्य है, सोहन मनुष्य है, अतः सुकरात सोहन मरणशील हैं। यानी हमने एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट हमने अपने मस्तिष्क में रखा, एक सामान्य सिद्धांत की परिकल्पना हमने अपने मस्तिष्क में रखी कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, और उसके बाद हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया कि सुकरात चूंकि मनुष्य है अतः सुकरात मरणशील है। यानी सामान्य सिद्धांत के साथ जब हम विशेष निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं या उसको अनुमानित करते हैं, तब हम निगमन विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसी प्रकार जहां धुआं है वहां अग्नि होगी, ये एक सामान्य सिद्धांत है। फिर हमने पहाड़ के पीछे से धुआं उठता देखा और हमने ये ज्ञान अपने मस्तिष्क में हमारे कौंधा कि वस्तुतः वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वर्तमान में निगमन तर्क का प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत ही व्यापक रूप से होने लगा है। जैसे हम हमेशा आदतन कोई भी कार्य देखते हैं तो उसके पीछे की परिकल्पना को सिद्धांत के रूप में बताते हैं। जैसे हम सुबह उठे और हमने देखा कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, हमने तुरंत ही अपना ज्ञान प्रस्फुटित किया कि अरे बादल छाए हैं, वर्षा होगी। यानी हमने एक सामान्य सिद्धांत के साथ एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति की। तर्क की आगमन और निगमन की ये जो प्रणालियां होती हैं, जैसे हमने विशिष्ट से सामान्य की ओर गए या सामान्य से विशिष्ट की ओर गए, उसमें जो युक्तियां होती हैं, उन युक्तियों के प्रयोग की जो प्रणालियां होती हैं, उनको हम युक्तियां कहते हैं, नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी युक्तियों का स्वरूप। अब युक्ति से क्या अभिप्राय है? वाक्यों की वह श्रृंखला जिसमें प्रयुक्त होने वाला एक या अनेक वाक्यों के आधार पर हम अन्य वाक्य या कोई निष्कर्ष को अनुमानित कर रहे हैं। यानी कुछ वाक्यों के आधार पर जब हम किसी एक वाक्य या निष्कर्ष को अनुमानित करते हैं तो उन वाक्यों की जो एक बद्धता है वह युक्ति कहलाती है। किसी बात को सिद्ध करने के पूर्व उसके कारण संबंधित तथ्यों को जब हम बोलते तो वो युक्ति कहलाती है ना? तो आगमन व निगमन दोनों में ही हम ये देखते हैं कि हम ज्ञात से अज्ञात एक विशिष्ट शैली की ओर जाते हैं। आगमन में विशेष से सामान्य और निगमन में सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। अब समस्त मनुष्यों की मरणशीलता को हम प्रत्यक्षता तो नहीं देख सकते, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। यानी हमारा ज्ञान अनुमानित ज्ञान प्रतिपादित होता है। यानी हमारा जो ज्ञान है वो अनुमान द्वारा आधारित होता है, जिसमें कि जो युक्तियां होती हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आधार वाक्य, जिसके आधार पर हम अपनी बातें कह रहे हैं, जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, और दूसरा निष्कर्ष यानी प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स। आधार वाक्य और निष्कर्ष। युक्ति से जिन वाक्यों के आधार पर अन्य का अनुमान निकालते हैं उन्हें हम आधार वाक्य कहते हैं, और आधार वाक्यों से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं एक अनुमानित निष्कर्ष भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष किसी भी बात का सदैव संभव नहीं है,
क्योंकि पूर्व में आपको हमने बताया कि मनुष्य की सीमाएं हैं, देश काल, स्पेस एंड टाइम, ये सीमा निर्धारित करती है हमारे ज्ञान की मान्यताओं को और उनके निर्धारण को। अतः अनुमानित ज्ञान के आधार पर भी हम सामान्य सिद्धांतों की परिकल्पना करते हैं। जैसे हमने कहा कि सभी दार्शनिक दूरदर्शी होते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन दार्शनिक थे। अब हमने निष्कर्ष क्या निकाला? अतः डॉक्टर राधाकृष्णन दूरदर्शी थे। यानी दो हमारे आधार वाक्य थे और ये हमारा निष्कर्ष है। तो जो दो पहले आधार वाक्य थे और तीसरा निष्कर्ष था, ये सब क्या कहलाया? नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, युक्ति का स्वभाव, युक्ति का विचार। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। कौशल या तो इंजीनियरिंग करेगा या फार्मेसी करेगा। कौशल फार्मेसी कर रहा है, अतः कौशल इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है। यानी किसी भी युक्ति का लक्ष्य आधार वाक्यों से ही निकलेगा। मतलब जो हमें सिद्ध करना है उससे संबंधित आधार वाक्यों की परिकल्पना हम मस्तिष्क में करते हैं और एक निर्णय निकालते हैं। इसमें एक प्रमुख बात क्या रहती है? इसलिए, अतः, अंततः, फलस्वरूप, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग आधार वाक्यों व निष्कर्ष वाक्य के संबंध को स्पष्ट करता है। दोनों में कनेक्टिविटी रहती है। आधार वाक्यों में और निष्कर्ष में कनेक्टिविटी रहती है, जिनको इन शब्दों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अब युक्ति का जो तार्किक स्वरूप होता है, ये तार्किक स्वरूप है। कोई बात हमें सिद्ध करनी है, उसके तर्क हमने दिए, आधार वाक्य हमने दिए। आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? मैं इस आधार पर यह बात कह रहा हूं। तो जो आधार होते हैं वो हमारे तार्किक स्वरूप होते हैं। जब युक्ति का तार्किक स्वरूप का या खा इस प्रकार का होता है, तो यह आवश्यक है कि वह एक तार्किक स्वरूप में सूत्रबद्ध की जाएगी। ये जैसे वकील जब कोई कानूनी बहस करता है, तो आपने देखा होगा कि उसकी हर बहस में, हर तथ्य में, हर वाक्य में पूर्व के वाक्यों को कारण स्वरूप कहा जाता है। यानी उसकी युक्तियों में एक तर्क की एक कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी होती है। उसकी तर्कना क्षमता में एक बद्धता होती है। कोई भी पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक समस्या को जब हम सुलझाने के लिए कोई प्राकल्पना करते हैं, कोई युक्ति देते हैं, तो भी उसमें हम क्या करते हैं? हम तर्क करते हैं, आधार चुनते हैं, उसके बाद एक निष्कर्ष निकालकर उस पर कार्य करते हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि जो हर प्राकल्पना दी गई है युक्ति में वो वैध हो। यानी कई बार ऐसा होता है कि युक्ति वैध नहीं हो, उसमें उसकी वैलिडिटी, अब इसको अपन पढ़ेंगे कि उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी में क्या अंतर है और क्या तात्पर्य है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि यदि कोई तर्क किया जा रहा है तो उसकी युक्ति वैध ही होगी। इसी प्रकार आधार वाक्यों से जब हम निष्कर्ष को अनुमानित करने का एक तार्किक स्वरूप से युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि वो वैध भी हो सकती है और अवैध भी हो सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कि आधार वाक्य सत्य होते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई बात हम कह रहे हैं उसकी सत्यता और कुछ बात हम सिद्ध कर रहे हैं उसकी वैधता, इन दोनों में अंतर है। यानी सत्य होना और वैध होने में अंतर है। इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि सभी द्विज उड़ने वाले प्राणी हैं। सभी द्विज उड़ने वाले प्राणी हैं। दूसरा आधार वाक्य हमने दिया, सभी ब्राह्मण द्विज हैं। हमने निष्कर्ष क्या निकाला? सभी ब्राह्मण उड़ने वाले प्राणी हैं। अब आप इसमें देखिए कि जो पहला आधार वाक्य है, सभी द्विज उड़ने वाले प्राणी हैं, इसमें द्विज से तात्पर्य है पक्षी, है ना। जबकि दूसरा हमने क्या किया है, सभी ब्राह्मण द्विज हैं, इसमें ब्राह्मण को द्विज कहा गया है। ब्राह्मण, इसमें द्विज का अर्थ ब्राह्मण के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी द्विज शब्द जो है वो भिन्नार्थक शब्द है। एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं। इस प्रकार इस युक्ति में द्विज शब्दों को भिन्नार्थक अर्थ में प्रयोग किया गया है, अतः यह युक्ति अवैध है। क्यों अवैध है? क्योंकि इसमें एक ही शब्द के दो अर्थ प्रतिपादित हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक आधारभूत तथ्य को समझ लेते हैं।
कोई भी तर्कशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने से पहले ये आवश्यक है कि आप ये जान लीजिए कि कभी भी तर्क किया जाता है तो वाक्यों के प्रकार, मतलब जो निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल प्रिपोजिशंस होते हैं, जो निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी किस प्रकार के तर्क के वाक्य होते हैं। तो तर्क के वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ये आप लिखते चलिएगा। पहला, सामान्य स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, यानी यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रिपोजिशन, इसको अपन ए से डिनोट कर लेते हैं। दूसरा, सामान्य निषेधात्मक तर्क वाक्य, यानी यूनिवर्सल नेगेटिव प्रिपोजिशन, इसको अपन ई लिख लेते हैं। तीसरा, विशेष स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, यानी पार्टिकुलर अफर्मेटिव प्रिपोजिशन, इसको अपन आई से डिनोट कर लेते हैं। फोर्थ वन, विशेष निषेधात्मक तर्क वाक्य, यानी पर्टिकुलर नेगेटिव प्रिपोजिशन, इसको अपन ओ से डिनोट कर लेते हैं। अब पहला क्या था, सामान्य स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, यानी जनरलाइज एक बात कही गई है जो कि स्वीकारोक्ति वाली बात है, पॉजिटिव, सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसके आगे ए लिख लीजिए, यह एक सामान्य स्वीकारात्मक तर्क वाक्य है। फिर दूसरा हमने क्या बताया, सामान्य निषेधात्मक तर्क वाक्य, जिसमें सामान्यकरण को निषेध रूप में कहा जा रहा है, यानी सभी, कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, इसको आप ई लिख लीजिए। तीसरा, विशेष स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, यानी थोड़े से कुछ अंश है जिसको अपन स्वीकार कर रहे हैं, इसको आप आई लिख लीजिए। इसका उदाहरण लिख लीजिए, कुछ मनुष्य मरणशील हैं। इसके बाद आता है विशेष निषेधात्मक तर्क वाक्य, यानी पार्टिकुलर नेगेटिव प्रिपोजिशन, इसमें आप लिख लीजिए, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, इसको आप ओ डिनोट कर लीजिए। इन सारी बातों को आप लिखते चलिए या मस्तिष्क में समझते चलिए, क्योंकि तर्क की जो ग्रंथित, अंतर्ग्रंथित जो बातें हैं उनको समझने में ये जो 2-3 तथ्य आपको हम नोट करने के लिए कह रहे हैं, इनके आधार पर आप उसे ओपन कर लेंगे, आप उसे समझ लेंगे। इसी प्रकार याद रखिएगा कि तर्क वाक्य में 3 बातें होना आवश्यक है ना। पहला, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, विधेय यानी प्रेडिकेट होना चाहिए। और तीसरा, संयोजक यानी कॉपुला होना चाहिए। यानी एक तर्क वाक्य में 3 बातों का होना आवश्यक है, उद्देश्य, विधेय और संयोजक। यहां हमने क्या समझा कि तर्कशास्त्र, हमने पूरे तर्कशास्त्र के वाक्य समझ लिए, AEIO, है ना, उद्देश्य, विधेय और संयोजन समझ लिया। अब जो तर्कशास्त्र होता है उसमें हमने ये भी जाना कि न्याय की जो युक्ति होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव। आगमन विधि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और निगमन विधि के द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आगमन विधि को हम 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला, अव्यवहित अनुमान यानी इमीडिएट, और दूसरा व्यवहित यानी मीडिएट। अव्यवहित का मतलब यह है कि जहां पर निष्कर्ष निकालने के लिए सिर्फ एक ही तर्क वाक्य काफी है, यानी जब हम एक ही तर्क वाक्य से निष्कर्ष का अनुमान करते हैं या निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं तो वह अव्यवहित अनुमान कहलाता है। किंतु व्यवहित अनुमान में क्या होता है, जहां एक से अधिक तर्क वाक्यों या प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। अभी अपन 2-2 आधार वाक्य, 3-3 आधार वाक्य के आधार पर निकाल रहे थे, तो वह हम एक व्यवहित अनुमान के आधार पर ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे। अब इसमें अन्य अव्यवहित अनुमान क्या होते हैं, जो इसमें एक होता है कि जब हमें कोई तर्क की निष्कर्ष को जांचना होता है कि ये तर्क सही है कि नहीं, तो उसमें हम एक फंडा उसमें यूज करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसको कहा जाता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, यानी विरोध आकृति। किसी भी अव्यवहित अनुमान के द्वारा जब हम निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं तो उसको जांचने के लिए हम विरोध आकृति का प्रयोग करते हैं, जिसके आधार पर हम ये जान जाते हैं कि जो निष्कर्ष हमने निकाला वो पूर्णतः वैध या सत्य है। अब इसमें 3 मापदंड इसके भी हैं। 3 मापदंड कौन कौन से हैं? पहला,
परिवर्तन, दूसरा प्रतिवर्तन और तीसरा प्रति परिवर्तन। ये आपको जो ऑलरेडी इग्नू के द्वारा नोट्स दिए गए हैं उसमें ये सब लिखा हुआ है। चूंकि यहाँ हिंदी में समझना आवश्यक है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अभी बाद में ये आप देखेंगे कि अगर आप अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें तथ्य अंकित हैं। परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कन्वर्जन। प्रतिवर्तन ऑवर्जन, प्रति परिवर्तन कंट्रापोजिशन। अब इसको जान लेते हैं कि इनसे क्या तात्पर्य है। परिवर्तन का तात्पर्य है कि जब तर्क वाक्य के उद्देश्य और विधेय पदों को आपस में बदल दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, हमने ऑलरेडी आपको विधेय और उद्देश्य और संयोजन ये वाक्य में होने चाहिए, इसके विषय में बता चुके हैं। यानी जो तर्क वाक्य का उद्देश्य जहां पर है और विधेय जहां पर है, जब हम उनके स्थान को परिवर्तित कर देते हैं तब हम क्या प्राप्त करते हैं? परिवर्तन प्राप्त करते हैं। तर्क वाक्य परिवर्तन प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा निष्कर्ष ये निकला कि कुछ भारतीय अच्छे खिलाड़ी हैं, ये हमने निष्कर्ष निकाला। अब कुछ भारतीय अच्छे खिलाड़ी हैं, इसका परिवर्तन हम कैसे करेंगे? इसका परिवर्तन हम करेंगे कुछ अच्छे खिलाड़ी, हमने विधेय को ले लिया, कुछ अच्छे खिलाड़ी भारतीय हैं, यानी हमने उद्देश्य और विधेय का स्थान आपस में स्थानांतरित कर दिया। हमने किसको प्राप्त कर लिया? परिवर्तन को प्राप्त कर लिया। अब प्रतिवर्तन मतलब ऑवर्जन मतलब क्या हुआ? तर्क वाक्य के मूल विधेय पद के स्थान पर उसका अपोजिट रख दिया, यानी उसका व्याघाती रखकर उसके गुण को ही परिवर्तित कर दिया, यानी उसका पूरा सेंस ही हमने जब परिवर्तित कर दिया। जैसे सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। अब इसको जब हम प्रतिवर्तन करेंगे तो हम कहेंगे कोई भी मनुष्य असामाजिक प्राणी नहीं है, यानी इसमें जो हमारा मूल विधेय पद था उसको हमने अपोजिट कर दिया, उसको हमने व्याघाती कर दिया। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया? प्रतिवर्तन प्राप्त कर लिया। तीसरा क्या था? प्रति परिवर्तन। इसमें जो दिया हुआ तर्क वाक्य होता है उसका पहले प्रतिवर्तन करते हैं, फिर उस प्रतिवर्तन का परिवर्तन कर लेते हैं। थोड़ा क्लिष्ट लग रहा होगा, लेकिन आप बहुत ध्यान से जब सुनिएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो दिया हुआ तर्क वाक्य है उसका प्रतिवर्तन करते हैं, उस प्रतिवर्तन वाले वाक्य का हम फिर परिवर्तन कर लेते हैं। परिवर्तन में क्या करते हैं? उद्देश्य और विधेय को आपस में चेंज कर लेते हैं, है ना, स्थानांतरित कर देते हैं। और प्रतिवर्तन में हम क्या करते थे? उसमें हम जो विधेय मूल पद था उसको ही हम अपोजिट कर देते थे। स्पष्ट हुआ? तो यहाँ प्रतिवर्तन में अपन क्या कर रहे हैं कि दिए हुए तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन कर रहे हैं, फिर उस प्रतिवर्तन का परिवर्तन कर रहे हैं, और फिर उस परिवर्तित वाक्य का पुनः प्रतिवर्तन करते हुए प्रति परिवर्तन अव्यवहित अनुमान का निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। जैसे सभी मनुष्य बौद्धिक हैं, इसका हमने प्रति परिवर्तन क्या प्राप्त किया? सभी अबौद्धिक अमनुष्य हैं। इसमें हमने क्या किया? सभी मनुष्य बौद्धिक हैं। पहले हमने परिवर्तन करा, उद्देश्य और विधेय को परिवर्तित कर दिया, फिर हमने प्रतिवर्तन कर दिया, यानी उसमें नेगेटिव यानी व्याघातक गुण जोड़ दिया, है ना। तो क्या हुआ? प्रति परिवर्तन क्या अपना बना? सभी मनुष्य बौद्धिक हैं, सभी अबौद्धिक अमनुष्य हैं। आप इसे पुनः सुनिएगा, ये स्पष्ट आपको हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पुनः एक बार आ जाते हैं। आगमन और निगमन में हम आपसी भेद स्पष्ट कर लेते हैं। आगमन में क्या था? आगमन में हम विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, छोटे छोटे विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके एक सामान्य सिद्धांत को प्राप्त करते हैं। निगमन में क्या था? सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। एक बड़ा कोई हमारे पास सूत्र रहता है जो कि गणित में बहुत प्रयोग होता है। गणित में होता है ना, कोई सूत्र होता है, उसको हमको सॉल्व करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। एक सूत्र दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए। तो इसी प्रकार सामान्य से जब हम विशेष की ओर जाते हैं तब हम निगमन शैली का प्रयोग करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क, युक्ति, आधार वाक्य, निष्कर्ष, उद्देश्य, विधेय, संयोजन, परिवर्तन, प्रतिवर्तन, प्रति परिवर्तन, ये हमने शब्द समझे, सीखे और इनका अर्थ जाना। इन अर्थों को जानने के पश्चात तर्कशास्त्र को बहुत ही आसानी से हम ग्राह्य कर सकते हैं, है ना।
यहाँ पर हम आगमन का एक उदाहरण फिर समझ लेते हैं कि रमित मरणशील है, शमित मरणशील है, रमित शमित मनुष्य है, अतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये आगमन। निगमन में क्या? सभी मनुष्य मरणशील है। हमने मान लिया मोहन एक मनुष्य है, शमित एक मनुष्य है, रमित एक मनुष्य है, अतः मोहन रमित शमित मरणशील है। स्पष्ट हो गया। यहाँ आगमन में क्या रहता है? वस्तुगत सत्यता होती है, यानी हम देखते हैं कि वस्तु में जो सत्य है उसके आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जबकि निगमन में क्या करते हैं हम? आकारगत सत्यता होती है, उसमें आकार के आधार पर हम एक युक्ति का प्रतिपादन करते हैं और उसके बाद सत्य निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ क्या होता है कि वस्तु की जो वास्तविक सत्यता से संबंध होता है, यानी हम उसे देख सकते हैं, हम उसको परख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आगमन में एक प्रत्येक विशेष का वास्तविक विचार करते हैं कि रमित मरणशील है, शमित मरणशील है, यानी हमने इनको देखा, इन वस्तु की वास्तविक सत्यता को हमने देखा और उसके संबंध को हमने प्रतिपादित किया। किन आधारों पर? अपन पढ़ चुके हैं। 2 मापदंड कौन कौन से? कार्य कारण नियम एक मापदंड, दूसरा प्रकृति की समरूपता, यानी प्रत्येक मनुष्य मरणशील है। ये हमने कैसे जाना? कार्य कारण नियम इसके पीछे कार्य कर रहा है और प्रकृति की समरूपता भी रहेगी। हम ये बात जानते हैं कि प्रकृति इसी प्रकार से समरूप रहेगी। ऐसा नहीं है कि आने वाली पीढ़ी कभी मरणशीलता को प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति की समरूपता के आधार पर यह अनुमानित ज्ञान एक सामान्य सिद्धांत, एक सामान्य निष्कर्ष के रूप में हमारे समक्ष प्रतिपादित किया जा चुका है। अब इस पर विश्वास करते हुए, एक सैद्धांतिक मूल आधार बनाते हुए, हम इसके आधार पर जब विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं तो स्वतः हम कहाँ पहुंच जाते हैं? निगमन प्रणाली पर पहुंच जाते हैं। जैसे सभी सन्यासी ज्ञानी होते हैं, मोहन एक सन्यासी है, अतः मोहन ज्ञानी है। यानी हमने एक सामान्य सिद्धांत को मान लिया और उसके आधार पर विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति की। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ सत्यों के आधार पर एक सामान्य सत्य को जब प्रतिपादित किया जाता है तो वह आगमन है, किंतु सामान्य सत्य के आधार पर जब हम विशेष ज्ञान की ओर प्रयाण करते हैं तब हम निगमन शैली का अनुसरण कर रहे होते हैं। और वर्तमान में हमने देखा है कि इन दोनों के ही बगैर हमारा ज्ञान अधूरा। यदि हम चाहें कि हम आगमन पद्धति के आधार पर ही ज्ञान प्राप्त करें या तर्क करें, ज्ञान प्राप्त करने से यहाँ क्या तात्पर्य है? तर्क करना। तो तर्क बिना आगमन या बिना निगमन के संपूर्ण नहीं है। यह वर्तमान युग के साथ साथ एक मानवीय मस्तिष्क की आवश्यकता बन गई है कि हम आगमन और निगमन के आधार पर सत्य प्रतिपादित ज्ञान को प्राप्त करें। आगमन के अंतर्गत हम वैज्ञानिक सत्य प्राप्त करते हैं, जिसमें कि प्रकृति की एक रूपता और कारणता के सर्वव्यापी नियम, यानी उसका एक जो नियम है उसको हम पूर्व में ही मान लेते हैं। अब हम यहाँ आते हैं कि कारण कार्य सिद्धांत को मिल ने भी प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार जो कारणता के नियम होते हैं उसमें प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी घटना नहीं घट सकती। या तो घटना अपनी पूर्ववर्ती घटनाओं के कारण पैदा होती है, तो जो पूर्ववर्ती घटना होती है वह कारण बन जाता है और वर्तमान घटना कार्य बन जाती है, और जो आज कार्य बन गई है वो भविष्य में होने वाले या उत्पन्न होने वाले कार्य का कारण बन सकता है। यानी मिल कारणता के नियम में कारण की एकरूपता को भी शामिल करते हैं। इनके अनुसार 2 नियमों को ध्यान रखना आवश्यक है। पहला क्या है कि प्रत्येक घटना का कारण होता है, और दूसरा ये कि एक कारण सदा एक ही कार्य पैदा करता है, यानी एक कारण से एक ही कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा मिल के द्वारा कहा गया है। उन्होंने ये 2 नियम कारण कार्य सिद्धांत के निकाले हैं। ये उन्होंने आधारभूत 2 नियम प्रतिपादित किए हैं, यानी कारणता और प्रकृति की एकरूपता आपस में संबंध है, किंतु प्रकृति की एकरूपता का क्षेत्र कारणता से ज्यादा व्यापक है ना। यहाँ पर क्या विशेष रूप से हमें बात करने और ध्यान रखने वाला तथ्य उजागर होता है कि मिल ने ह्यूम के इस मत में संशोधन किया है
कि एक घटना का कारण उसका तुरंत मतलब जो नियत पूर्ववर्ती है वो ह्यूम ने केवल बताया था कि नियत पूर्ववर्ती ही होता है, इन्होंने कहा कि वो निरुपाधिक होता है, यानी नियत पूर्ववर्ती होता है जिसमें कि कुछ विशेषताएं शामिल होती हैं। पहला कि कारण और कार्य हमेशा सापेक्ष पद होंगे, यानी ये एक दूसरे पर आधारित होंगे, और कारण सदैव ही कार्य का पूर्ववर्ती होगा। पूर्ववर्ती से यहाँ तात्पर्य है कि पहले होगा, यानी पहले कारण होगा तभी कार्य उत्पन्न होगा। तीसरा उन्होंने कहा कि कारण कार्य का नियत पूर्ववर्ती है, यानी त्वरित पूर्ववर्ती है, तुरंत ही वो हुआ होगा। फोर्थ वन उन्होंने कहा कि एक घटना का कारण उसका नियत पूर्ववर्ती ही नहीं होता बल्कि निरुपाधिक भी होता है, अर्थात पर्याप्त कारण उसका होता है, यानी उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग उसमें होती है, तभी वह कार्य उत्पन्न होता है। यहाँ पर मिल ने कारण के अनेकत्व के सिद्धांत को माना है और उनके अनुसार एक घटना के कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उनका एक विशेष है कि कोई भी वैज्ञानिक मान्यताएं जो होती हैं उनमें हमको 3 तथ्यों का स्मरण करना आवश्यक है। पहला कि प्रकृति में सदैव क्रम होता है, और दूसरा कि क्रम को ढूंढा जा सकता है, और तीसरा कि प्रकृति सरल और बोधगम्य है, यानी वैज्ञानिक प्रकृति में बहुरूपताओं के पीछे भी एक रूपता की खोज की जा सकती है, यानी उसमें क्रम को देखा जा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है वह किसी नियम के अंतर्गत ही घटित होता है। कोई उसके पीछे आधार होता है, कारण होता है, और वह कारण कार्य सदैव सापेक्ष यानी आपस में एक दूसरे पर निर्भर करता है, तभी वह होता है। सामान्य मनुष्य प्राय यह मान लेता है कि जो होना है वह होना है, या जो हो रहा है वो होगा। कई बार हम उसको एक दैवीय समाधान मान लेते हैं, या कई बार हम उसको किसी सामान्य चिंतन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे न्यूटन ने जब देखा कि कोई फल नीचे गिर रहा है, तो तब उन्होंने जाना कि कोई नीचे गिर रहा है, नीचे ही क्यों गिर रहा है, यानी प्रश्न उठा क्यों? क्योंकि पीछे का नियत जो प्रकृति की समरूपता का सिद्धांत है वह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। क्या सिद्धांत? की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी कार्य कारण नियम के साथ प्रकृति की समरूपता और उसकी नियम पद्धति भी कार्य करती है, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान सदैव कैसा होता है? सदैव प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान होगा, यह संभव नहीं है। ज्ञान अनुमानित किया जाता है, और अनुमानित ज्ञान की पद्धतियों को किस आधार पर हम समझ सकते हैं? आगमन और निगमन, इन 2 पद्धतियों के आधार पर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि वैज्ञानिक की जो ज्ञान प्राप्त करने की 3 मान्यताएं हैं, इनको हमको मान लेना पड़ता है। इनको हम मान लेते हैं, उसके बाद ही हम इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अनुमानित ज्ञान को अनुभव के आधार पर कसौटी से कसकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने ये जाना कि अनुमान के अंतर्गत आगमन और निगमन तर्कणा शक्ति तर्कशास्त्र में किस प्रकार से कार्य व्यवहार प्रतिपादित करते हैं। चूंकि समय हमारे पास अधिक नहीं है, अतः हम यूनिट 4 पर आते हैं, जो कि था सत्यता और वैधता, ट्रुथ एंड वैलिडिटी। यहाँ आप याद रखिएगा कि दोनों ही विषय अंतर्ग्रथित हैं। आप किसी एक यूनिट को पढ़ने के बाद दूसरी यूनिट को अगर नहीं सुनते हैं तो संभवतः आप नहीं समझ पाएंगे। पूरा जो व्याख्यान उसको समझने के लिए आवश्यक है कि आप दोनों ही कंटेंट को पूरी तरीके से ग्राह्य करें। अब यहाँ पर क्या होता है? सत्यता और वैधता। युक्ति में आधार वाक्यों से ही निष्कर्ष को अनुमानित किया जाता है। यहाँ क्या होता है? पहला, युक्ति के आधार वाक्य सत्य हैं या नहीं, है ना। दूसरा क्या प्रश्न उठता है? विश्लेषण। जब हम तार्किक विश्लेषण करते हैं तो 2 ही बातें हम ध्यान में रखते हैं कि जो आधार वाक्य हैं वो सत्य हैं कि नहीं, है ना। और दूसरा क्या कि जो आधार वाक्य से निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है वो तार्किक दृष्टि से अनुमानित हो रहा है कि नहीं, यानी तार्किक क्षमता या तार्किक दृष्टिकोण का उचित प्रयोग किया गया है कि नहीं। अब यहाँ पर हम ये स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि सत्यता, किसी युक्ति की सत्यता और वैधता दोनों अलग अलग बात है ना। युक्ति सत्य हो सकती है
लेकिन वैध अवैध भी हो सकती है। सत्य असत्य, वैध अवैध दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। ये सत्य और वैध दोनों का हमको अलग अलग समझना होगा। यानी एक ही युक्ति सत्य होते हुए भी वैध हो सकती है, असत्य होते हुए भी वैध हो सकती है ना। इसको अपन आगे और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। युक्ति की जब हम व्याख्या करते हैं तो पहला प्रश्न युक्ति के आधार वाक्यों की सत्यता या असत्यता, इस पर टिक जाता है। किंतु युक्ति की सत्यता और असत्यता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क करते समय युक्ति की वैधता और अवैधता ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यदि युक्ति की वैधता होगी तब निष्कर्ष अनुमान जो तार्किक दृष्टिकोण से हम निकाल रहे हैं वह सही होगा। लेकिन यदि युक्ति अवैध होगी तो हम जो निष्कर्ष प्राप्त कर रहे हैं वह निष्कर्ष सत्य नहीं होगा, है ना। इसमें ये समझते हैं कि यदि युक्ति का निष्कर्ष आधार वाक्य से तार्किक दृष्टि से अनुमानित होता है, जो कि सुतार्किक है, यानी जो हमने निष्कर्ष निकाला उसका तथ्य या उसके मापदंड हमें आधार वाक्यों में दिखाई देते हैं, हम कुतर्क नहीं कर रहे हैं, हम सुतर्क कर रहे हैं, तब वह युक्ति वैध कहलाती है। जैसे हमने आगमन में क्या किया था कि हमने जब विशिष्ट से एक सामान्य सिद्धांत निकाला था तो हमने राम को देखा, श्याम को देखा, मोहन को देखा, मरणशीलता देखा, मनुष्यत्व देखा और हमने निर्णय निकाला। यानी हमने अपनी सुतार्किक तर्क करते हुए सुतार्किक क्षमता के आधार पर निष्कर्ष को प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि हम एक पशु में और मनुष्य में और अलग अलग युक्तियों के आधार पर एक अलग ही निष्कर्ष को प्राप्त कर रहे हों। ऐसा हमने नहीं किया, हमने आपसी संबंधित युक्तियों का आधार वाक्यों का प्रयोग किया। यानी आधार वाक्य और निष्कर्ष में आपसी ग्राह्यता और आपसी संबंध था, जिसके आधार पर युक्ति हमारी वैध कहलाई। यदि निष्कर्ष आधार वाक्य से तार्किक रूप से अनुमानित नहीं होता, यानी तर्क हम कर रहे हैं और तर्क के जो आधार वाक्य हैं वो कुछ और कह रहे हैं और निष्कर्ष हम कुछ और निकाल रहे हैं, तो वह कहलाता है कि हम कुतर्क कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना, कभी छोटे बच्चे कुछ बोलते हैं और उसका कुछ निकालते हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे चॉकलेट की भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, भोजन, मुझे भूख में कुछ खाने को चाहिए तो मुझे चॉकलेट चाहिए। अब यहाँ पर भूख में कुछ भोजन और चॉकलेट, ये तीन चीजें आपस में होती है, तो बच्चे हमेशा कुतर्क करते हुए निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो युक्ति, जो आधार वाक्य होते हैं, उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, ये हम आगे अभी इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जब आधार वाक्य और निष्कर्ष वाक्य सत्य या असत्य होने से युक्ति की वैधता और अवैधता पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, तब हम मानते हैं कि हम तर्कशास्त्र को पूर्णतः समझ चुके हैं। यानी इसको अपन एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एक आधार वाक्य है, आप तर्कशास्त्र को बिना एग्जाम्पल्स के, बिना उदाहरण के नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हर चीज का एक उदाहरण देखिए और उसके बाद आप उसको पूरी तरीके से उसके जो आधारभूत संरचनात्मक तथ्य हैं उनको आप तुरंत आप उसे ले लेंगे, समझ जाएंगे। जैसे हमने देखा कि सभी मनुष्य चौपाए हैं, यानी चार पैर हैं। अभी अपने आप में तो असत्य है ना, क्या कोई मनुष्य के चार पैर होते हैं? तो ये अपने आप में वाक्य तो असत्य है, किंतु अपन इसको पूरा युक्ति को समझते हैं। युक्ति क्या है? पहली युक्ति, सभी मनुष्य चौपाए हैं। दूसरी युक्ति, सभी चौपाए बुद्धिजीवी हैं। ये आधार वाक्य दो हैं, है ना। इससे अपने निष्कर्ष क्या निकाला कि सभी मनुष्य बुद्धिजीवी हैं। अब इसमें आप देखिए कि जो दो हमारे आधार वाक्य हैं वो तो असत्य हैं अपने आप में। अगर हम उन वाक्यों को अनुभव सापेक्ष दृष्टिकोण से देखें तो वो तो असत्य हैं, क्योंकि मनुष्य के चार पैर नहीं होते और चार पैर वाले बुद्धिजीवी भी नहीं होते। लेकिन इसमें जो हमने उद्देश्य, विधेय, संयोजन और जो युक्ति का प्रतिपादन किया है वह बिल्कुल वैध है। यानी सभी मनुष्य चौपाए हैं, सभी चौपाए बुद्धिजीवी हैं। ये दो आधार वाक्य असत्य हैं, किंतु सभी मनुष्य बुद्धिजीवी हैं, यह निष्कर्ष सत्य है। अतः यह युक्ति सुतार्किक है, वैलिड है, ये वैध है ना। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि सत्यता का और वैधता का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आप यहाँ देखिए, कोई युक्ति
के आधार वाक्य असत्य होते हुए भी वैध युक्ति का निर्माण करते हैं। दूसरा उदाहरण समझिए। दूसरा उदाहरण है, हम सब भारतीय हैं। आधार वाक्य सत्य है। इसी का दूसरा आधार वाक्य, सभी भारतीय एशियाई हैं, हम एशिया के हैं। ये भी सत्य है। अब इसका निष्कर्ष निकलता है, हम सब एशियाई हैं। यह भी सत्य है। यानी आधार वाक्य भी सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है। तो ये युक्ति सुतार्किक भी है और वैध भी है ना? सुतार्किक भी है और वैध भी है और सत्य भी है। ठीक। अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा उदाहरण है, राम संजीवन की उम्र 50 वर्ष है। अब ये तो देखने वाली बात है। हमने देखा राम संजीवन, हाँ 50 वर्ष है, सत्य है। 50 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार है। हाँ, 50 वर्ष के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। ये आधार वाक्य सत्य है। हमने निष्कर्ष क्या निकाला? मताधिकार की उम्र 50 वर्ष है। ये निष्कर्ष हमने सत्य निकाला, किंतु यह कुतर्क किया। हमने यहाँ पर कुतर्क का सहारा लिया, अतः यह युक्ति अवैध है। सभी जब ग्राउंड लेवल पर अपन देख रहे हैं ना, राम संजीवन को देख रहे हैं कि हाँ ये 50 साल का है, ये भी देख रहे हैं कि ये 50 साल का है तो ये मत डालने का अधिकार इसको है। पर उससे हमने निष्कर्ष क्या निकाल लिया कि 50 साल के व्यक्ति को 50 साल उम्र होनी है, मताधिकार की उम्र ही 50 साल है। ये हमने निष्कर्ष युक्ति के अनुसार देखिएगा तो हमने निष्कर्ष उसी के अनुसार निकाला, है ना? यहाँ पे खुद से अलग होकर आप देखिए, युक्ति के आधार पर हमने निष्कर्ष उसी के अनुसार निकाला, किंतु कुतर्क के द्वारा निकाला। अतः ये कुतार्किक युक्ति है और यह अवैध युक्ति है। यह युक्ति अवैध है। आधार वाक्यों के सत्य होने के बाद भी संपूर्ण युक्ति आपकी अवैध हो गई। यहाँ अपन ने जाना ना कि सत्यता और अवैधता। पहले में क्या था कि असत्य था किंतु युक्ति वैध हो गई थी। दूसरे में क्या था कि सब कुछ सत्य भी था और युक्ति भी वैध हो गई। यहाँ क्या है कि तीसरे में अपन ने उदाहरण में क्या जाना कि आधार वाक्य असत्य और ग्राउंड लेवल पर सत्य है किंतु युक्ति अवैध हो गई। अब अपन फोर्थ वन पर आते हैं। सभी पशु हिंसक प्राणी हैं। हाँ, अपने ग्राउंड लेवल पर देखा, सही बात है। फिर दूसरा आधार वाक्य कि सभी मनुष्य हिंसक प्राणी हैं। ये भी मान लेते हैं मनुष्य हिंसक प्राणी हैं। निष्कर्ष निकाला सभी मनुष्य पशु हैं। अब यहां पर आप देखिए कि दो आधार वाक्य सत्य होते हुए भी निष्कर्ष हमारा असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं सभी मनुष्य पशु नहीं है, मनुष्य पशु नहीं है। तो ये निष्कर्ष तो असत्य निकला, परंतु आधार वाक्य तो सत्य है। अब ये युक्ति कैसी हुई? कुतार्किक। कुतार्किक है ना, समझने से ही हमें समझ में आ रहा है, मतलब सुनते ही हमें यह आभास हो रहा है ना कि कुतार्किक है। हम कह रहे हैं कि पशु हिंसक प्राणी है, फिर हम कह रहे हैं मनुष्य हिंसक प्राणी, और निष्कर्ष क्या निकाल दे रहे हैं कि सभी मनुष्य ही पशु हैं। तो यह असत्य, ये सभी आधार वाक्य सत्य होते हुए भी जो निष्कर्ष हमारा निकला वो असत्य निकला, और ये पूरी की पूरी युक्ति जो है ये कुतार्किक है, इसमें कुतर्क किया गया है, अतः यह युक्ति अवैध है। अब हमने क्या जाना कि जो सुतार्किक युक्ति होगी वह वैध होगी, जो कुतार्किक युक्ति होगी वह अवैध होगी। किंतु हमने यह भी जाना कि युक्ति या आधार वाक्यों या निष्कर्षों का सत्य असत्य होना वैध या अवैधता पर डिपेंडेंट नहीं है, उस पर निर्भर नहीं है ना? आप इसको 2-3 बार सुनिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा एकदम पहले बार जब अपन सुनेंगे लॉजिक को तो थोड़ा क्लिष्ट प्रतीत होता है, थोड़ा अंतर्ग्रथित होने के कारण कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, परंतु बहुत शालीनता से, शांति से आप लिखते हुए जब आप पेज में देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट एक चार्ट आपका बन जाएगा। आप इसको चार्ट के रूप में बना लीजिएगा जो हमने कहा है, तो आप देखेंगे कि सत्य और असत्य आधार वाक्यों के बाद भी सुतार्किक होना वैधता की आधारशिला है और कुतार्किक होना अवैधता की, ये स्पष्ट हो रहा है। अब हम 5वां उदाहरण ले लेते हैं। राज कपूर अमेरिकन है, सभी अमेरिकन अफ्रीकी हैं। अब राज कपूर अमेरिकन है हम जानते हैं नहीं, ये तो असत्य है ना? सभी अमेरिकन अफ्रीकी हैं, ये भी असत्य है। अब इससे हमने क्या निकाला कि राज कपूर अफ्रीकी हैं, यानी पहला दोबारा आइए, राज कपूर अमेरिकन हैं, सभी अमेरिकन अफ्रीकी हैं, अतः
राज कपूर अफ्रीकी हैं। अब आप देखिए कि अपने आप में वाक्य तो असत्य है, किंतु युक्ति बिल्कुल वैध है। मतलब इसमें बिल्कुल सुतर्क, हम तर्क बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वकील भी इसी प्रकार की जिरह करते हैं। उनके तर्क जो होते हैं वो सही होते हैं, परंतु वो असत्य या सत्य हो सकते हैं। हो सकता है कि वो विपक्ष में हमारे जा रहे हों, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुतर्क के कारण स्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं, परंतु तर्क करने का जो वो है, एक जो मापदंड है, जो आधारशिला है, जो उसका प्रमापक है, वो बिल्कुल सटीक होता है। मतलब जैसे कहते हैं कि कागज ही सबूत है, तो कागज के आधार पर जो भी बातें कही जाती हैं, भले ही वो कितनी सत्य असत्य है वो अलग होता है, परंतु आपने देखा होगा कि लॉजिकली जो बातें कही जाती हैं सुतार्किक रूप से, यानी युक्ति पूर्वक जो बातें कही जाती हैं, वो वैध मानी जाती है। अब चूंकि ये आधार वाक्य और निष्कर्ष असत्य है, किंतु युक्ति अपने आप में सुतार्किक है, जो युक्तियां प्रदान की गई हैं उनसे सही तर्क और सही निष्कर्ष का प्रतिपादन हो रहा है, अतः यह युक्ति वैध है ना। आधार वाक्य निष्कर्ष असत्य होने के बाद भी इस युक्ति को वैध माना गया। अब हम इसे बहुत तेजी से समझ लेते हैं कि इस उदाहरण में हमने देखा, ये आपका चार्ट आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें ये चार्ट बना हुआ है, आप उसमें देखिएगा। उदाहरण हमने परिवर्तित कर दिया है। इसमें देखिए कि आधार वाक्य और निष्कर्ष सत्य होने पर भी युक्ति अवैध हो सकती है। उदाहरण नंबर 4 आप देखिए। इसके अलावा उदाहरण नंबर 5 में आप देखिए कि आधार वाक्य और निष्कर्ष वाक्य सभी के असत्य होने पर भी युक्ति सुतार्किक और वैध हो सकती है। ठीक। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखिए कि युक्ति तो वैध है और उसके आधार वाक्य असत्य हैं। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि युक्ति के वाक्यों के सत्य या असत्य होने का युक्ति की वैधता या अवैधता से कोई भी संबंध या प्रभाव नहीं है। ना ही युक्ति की वैधता या अवैधता का वाक्यों के सत्य या असत्य होने पर प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट हुआ। हमने 5वें उदाहरण में क्या देखा कि आधार वाक्यों के जो दोनों असत्य वाक्य थे, यानी राज कपूर अमेरिकन है और सभी अमेरिकन अफ्रीकी हैं, इनको अस्वीकार कर दिया जाए और इनको असत्य माना जाए तो भी तार्किक दृष्टिकोण के रूप से इन दोनों से जो निर्गत हो रहा है निष्कर्ष, वह सुतार्किक है। अतः यह युक्ति सुतार्किक और वैध कहलाई, है ना। अब इसको अपन ही समझ लेते हैं। आप कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए आप आधार वाक्य, फिर आप लिखिए युक्ति, तीसरा लिखिए निष्कर्ष सत्य और चौथा लिखिए निष्कर्ष असत्य, है ना। अब आप यहाँ लिखिए नंबर 1 पे आधार वाक्य यदि सत्य है तो युक्ति सुतार्किक अर्थात वैध है। मतलब यदि आधार वाक्य सत्य है और युक्ति सुतार्किक अर्थात वैध है तो निष्कर्ष सत्य ही होगा, निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता। ये आप नीचे लिख लीजिए, ऐसे 4 कॉलम बना लीजिए। पहला लिखिए आधार वाक्य, युक्ति, निष्कर्ष सत्य, निष्कर्ष असत्य। अब यहाँ लिखिए सत्य, युक्ति में लिखिए सुतार्किक अर्थात वैध, तो निष्कर्ष सत्य ही होगा, असत्य नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप लिखिए आधार वाक्य यदि सत्य है किंतु युक्ति यदि कुतार्किक अर्थात अवैध है तो निष्कर्ष सत्य हो सकता है और निष्कर्ष असत्य भी हो सकता है ना। अब आधार वाक्य को यदि अपन असत्य मान लेते हैं और युक्ति को अपन सुतार्किक यानी वैध मान लेते हैं तो निष्कर्ष सत्य हो सकता है और निष्कर्ष असत्य हो सकता है ना। अब चौथे नंबर पर आइए, आधार वाक्य को आप पुनः असत्य मान लीजिए किंतु युक्ति को आप कुतार्किक अर्थात अवैध मान लीजिए तो निष्कर्ष सत्य हो सकता है, निष्कर्ष असत्य हो सकता है। यानी इस सारणी में हमने ये देखा कि आधार वाक्यों की सत्यता और अवैधता, इनके बीच में क्या संबंध है, सुतार्किक और कुतार्किक होने का। यदि कुतर्क है तो अवैध है, सुतर्क है तो वैध है ना। तो आधार वाक्य यदि असत्य है, युक्ति वैध है तो निष्कर्ष सदैव सत्य ही होगा। आधार वाक्य पुनः असत्य है, युक्ति वैध है तो निष्कर्ष असत्य भी हो सकता है।
आप यहाँ देखिए कि यदि सारे आधार वाक्यों को हम असत्य मान लें, तो जो हमारी युक्ति है वो वैध और अवैध दोनों हो सकती है। निष्कर्ष सत्य और असत्य दोनों हो सकता है। इस प्रकार आधार वाक्य सत्य हो और युक्ति कुतार्किक अर्थात अवैध हो, तो निष्कर्ष की सत्य और असत्य दोनों ही स्थितियां संभव है। यहाँ पर आप देखिएगा कि सत्य जो है वो अनुभव सापेक्ष और अनुभव निरपेक्ष होता है। यानी यह हम पहले पढ़ चुके हैं। अनुभव सापेक्ष यानी पोस्टीरियोरी, अनुभव निरपेक्ष यानी अप्रियोरी। अनुभव सापेक्ष सत्य का मतलब यह है कि वह सत्य जो अनुभव की अपेक्षा रखता है। जैसे हमने कहा कि मेज पर पुस्तकें रखी हैं, हम देख सकते हैं और हम उसको अनुभव सापेक्ष के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। राजेंद्र के घर का रंग नीला है, हम देख सकते हैं कि रंग कैसा है घर का। यह पुस्तक 100 रुपए की है, इसका मूल्य 100 रुपए है। हम पुस्तक को देख सकते हैं मूल्य है कि नहीं। यानी जब हम अनुभव के द्वारा किसी वाक्य की सत्यता को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह अनुभव सापेक्ष यानी अपोस्टेरियोरी वाक्य कहलाता है ना। अब इसमें आता है कि जब हम अनुभव निरपेक्ष यानी अप्रियोरी, हम उसको अनुभव के द्वारा नहीं जानते, किंतु वह अपनी सत्यता को स्वतः ही प्रमाणित करते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। एक अलग उदाहरण ले लेते हैं। 2 समानांतर रेखा आपस में कभी भी नहीं मिलती। ये सारे वाक्य अपनी सत्यता के लिए अनुभव पर निर्भर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फैक्चुअल सेंटेंसेस हैं, ये तथ्यात्मक वाक्य हैं और यह अपने तथ्य को स्वतः ही वर्णित करते हैं। अतः इन वाक्यों की सत्यता इनमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थों पर ही निर्भर करती है। इनकी सत्यता की जांच करने के लिए हम इनके शब्दों के अर्थों को जानकर स्वतः ही कर सकते हैं। यानी यह एक विशुद्ध बौद्धिक ज्ञान है, जिसको हम कह सकते हैं सर्टेनिटी एंड यूनिवर्सैलिटी, है ना। चूंकि समय बहुत ही कम है, हम इसको और तीव्र गति से समझ लेते हैं। तो हमने यह जाना कि वैधता और सत्यता के इस विवेचन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उपस्थित होते हैं। कौन कौन से तथ्य उपस्थित होते हैं? पहला, कि युक्तियों को सत्य या असत्य नहीं कह सकते, युक्ति को वैध या अवैध ही कह सकते हैं, है ना। आप आधार वाक्य को कह सकते हैं कि ये सत्य है, असत्य है। निष्कर्ष को आप कह सकते हैं कि ये सत्य है, असत्य है, किंतु युक्ति सदैव वैध या अवैध ही होगी। युक्ति को हम कभी भी सत्य या असत्य नहीं कह सकते। दूसरा, वैधता युक्तियों का आकारिक गुण है। यानी कोई भी युक्ति अगर आकारगत रूप से, नियमगत रूप से यदि सही है, सटीक है, तो वह वैध होगी। यानी उसका वैध होना युक्ति की आकारगत स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर? उद्देश्य, विधेय, संयोजन अपन ने पढ़ा था, इनकी स्थितियों पर निर्भर करता है। तो वैधता युक्तियों का एक आकारिक गुण है। युक्ति की वैधता के लिए प्रयुक्त वाक्यों के सत्य या असत्य होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें कोई अंतर नहीं आता, है ना। वाक्यों के लिए वैध या अवैध शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। वाक्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सत्य और असत्य। और वैधता और अवैधता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह युक्तियों के लिए किया जाता है। यानी वैधता के लिए आवश्यक है कि युक्ति सुतार्किक हो और उसका निष्कर्ष उसके जो आधार वाक्य उसमें आपादित रूप से उससे अनुमित हो रहा हो। यानी छुपे हुए रूप में, तर्क के स्वरूप में आधार वाक्यों में निष्कर्ष का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप आधार वाक्य कुछ और निष्कर्ष कुछ और ही निकाल रहे हैं, तो ये कुतार्किक युक्ति हमारी अवैध होगी, है ना। इसी प्रकार हमने जाना कि सत्य या असत्य वाक्य होते हैं और युक्ति क्या होती है? वैध और अवैध होती है। किसी भी युक्ति के आधार वाक्य यदि सत्य हो और युक्ति सुतार्किक हो, तो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से सत्य ही होगा। ये आप लिख लीजिए, ये स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि कोई भी युक्ति का आधार वाक्य यदि सत्य है और युक्ति उसकी सुतार्किक है, तो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से सत्य ही होगा। अन्य सभी अवस्थाओं में आधार वाक्य या निष्कर्ष सत्य या असत्य हो सकते हैं।
जाहिर है, जब आकारगत नियम हमारे हैं युक्ति के, और वह युक्ति वैध भी है, सुतार्किक भी है, और तो स्वाभाविक है कि उसका निष्कर्ष सत्य ही होगा। यहाँ हमने ये जाना, पहले यूनिट में हमने जाना कि आगमन और निगमन, इन दोनों में क्या अंतर है, और दूसरी यूनिट में, यूनिट 4 में हमने ये जाना कि सत्य और वैधता ये दोनों अनिवार्य अंग भी हैं, और आपस में अंतर्ग्रथित या अंग भी नहीं है। यानी किसी भी वाक्य का सत्य होना और युक्ति का वैध होना आवश्यक है, परंतु वैधता और सत्यता आपस में निर्भर नहीं है। कोई भी युक्ति हमारी वैध हो सकती है, परंतु जो वैध युक्ति है वो सदैव उसके आधार वाक्य निष्कर्ष सत्य होंगे, यह आवश्यक नहीं है। और यही वजह है, चूंकि सत्य और वैधता दो अलग मापदंड, अलग बातें हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जिरह करते हुए कानूनी रूप से कानून कुछ ऐसा सिद्ध कर ले जाता है जो कि ग्राउंड लेवल पर सत्य, सटीक या सही नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर युक्तियों की तर्कणा आकारिक ज्ञान के आधार पर हम निष्कर्ष की प्राप्ति करते हैं, अतः उसी ही तर्कणा क्षमता के आधार पर हम तर्कशास्त्र का अध्ययन करते हैं। और तर्कशास्त्र हमारे जीवन का आज एक विशेष और अनिवार्य अंग भी बन चुका है। इस व्याख्यान को अपन यही समाप्त करते हैं, और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, लिख कर पढ़िएगा, संभवतः ये विषय आपको सरलता से ग्राह्य हो जाएगा। नमस्कार।